प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में जो है कम्युनिकेशन के बारे में चर्चा हुई थी। अर्थात संचार क्या है, संचार के कंपोनेंट क्या हैं, आपको विस्तार पूर्वक बताया गया था। संचार की परिभाषा बताई गई थी, संचार के तत्व बताए गए थे। इस वीडियो में आपको जो है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बताया जाएगा। कम्युनिकेशन के प्रकार के बारे में चर्चा की जाएगी। कम्युनिकेशन कितने प्रकार के हैं, अर्थात संचार के कितने प्रकार हैं। जब हमने परिभाषा आपको बताई थी तो उन परिभाषाओं को आप देखें जो पिछले वीडियो में है। उन परिभाषाओं को विश्लेषण करने के उपरांत यह स्पष्ट हुआ कि संचार के कई प्रकार हैं, जिसमें पहला देखें नीचे की ओर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ऊपर की ओर संचार अपवर्ड कम्युनिकेशन और लेटरल कम्युनिकेशन या पार्श्विक संचार। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन अर्थात जब अधिकारी द्वारा कोई संचार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए किया जाता है उसे जो है हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं या नीचे की ओर के संचार कहते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन जब अधीनस्थ कर्मचारी के द्वारा अपने अधिकारियों के लिए कोई सूचना भेजी जाती है उसे जो है अपवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है। लेटरल कम्युनिकेशन या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ऐसे संचार होते हैं जब अपने समान पद वाले लोगों के बीच जो संचार होते हैं उसे जो है लेटरल कम्युनिकेशन या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। उसी तरह से जो है एक वन वे कम्युनिकेशन होता है और दूसरा टू वे कम्युनिकेशन। पिछले वीडियो में मैंने आपको वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन के बारे में बताया था। यहाँ भी आप जान लें, वन वे कम्युनिकेशन अर्थात एक तरफा या एक मार्गी संचार, वैसे संचार को कहा जाता है जिसमें केवल अधिकारी आदेश देता है और कर्मचारी उस आदेश को मान लेता है, किसी प्रकार का जो है फीडबैक अपने अधिकारी को वापस नहीं करता है कि उस संचार का जो है किस तरह से उसने उपयोग किया, उसकी कोई सूचना अधिकारी को नहीं पहुंचती है, जिसे वन वे कम्युनिकेशन कहा जाता है। टू वे कम्युनिकेशन अर्थात अधिकारी द्वारा किए गए संचार को, यानी जो सूचना अधिकारी देता है, सेंडर भेजता है, उसको रिसीव करने वाला रिसीवर जब प्रतिक्रिया करता है अर्थात फीडबैक देता है, वो टू वे कम्युनिकेशन होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में समझाया था। अब एक है फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। औपचारिक संचार तथा अनौपचारिक संचार। औपचारिक संचार यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन जिसमें एक सैंक्शन लेटर के द्वारा यानी अधिकार पत्र के द्वारा जब संचार किया जाता है, जब कोई अधिकारी अपने अधिकार पत्र के माध्यम से या अधिकार क्षेत्र के माध्यम से जब किसी अधीनस्थ कर्मचारी को आदेश देता है या सूचना से अवगत कराता है, उसे हम जो है औपचारिक संचार कहते हैं। अनौपचारिक संचार दोस्तों के बीच में, परिवार के बीच में या किसी भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, समुदाय के आधार पे, आपस में संबंधों के आधार पर जो संचार होते हैं यह जो है अनौपचारिक संचार होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की जो है फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है। इन सभी संचारों का अगर विश्लेषण किया जाए तो मोटे तौर पे दो भागों में हम बांट सकते हैं संचार को। विशेष वह एक है वर्बल कम्युनिकेशन अर्थात शाब्दिक संचार, दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अर्थात अशाब्दिक संचार। इसी दोनों पर हम फोकस करेंगे। इन्हीं के में सारे संचार सम्मिलित हो जाते हैं, चाहे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो या अपवर्ड कम्युनिकेशन हो, लेटरल कम्युनिकेशन हो, वन वे कम्युनिकेशन हो, टू वे कम्युनिकेशन हो, फॉर्मल कम्युनिकेशन हो, नॉन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो, सारे कम्युनिकेशन जो है इन दोनों में सम्मिलित हो जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन, इनके भी कुछ एलिमेंट हैं, उनके बारे में जान लें। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्रोक्सेमिक्स, काइनेसिस, फेशियल एक्सप्रेशन, टचिंग, पैरा लैंग्वेज और टाइम लैंग्वेज, ये जो है नॉन वर्बल के अंतर्गत आते हैं। इनको याद कर लें, ये पूछे जाते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में दो प्रकार, रिटन कम्युनिकेशन और स्पोकन कम्युनिकेशन अर्थात
लिखित संचार और मौखिक संचार, इन दोनों के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। पहले आप जान लें वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, अर्थात शाब्दिक संचार क्या होता है। शाब्दिक संचार, कम्युनिकेशन डन थ्रू स्पोकन वर्ड्स इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। कुछ समझ में आया आपको? अर्थात शाब्दिक संचार वैसे संचार को कहा जाता है जिसका आधार भाषा, लैंग्वेज होता है, शब्द होते हैं। ऐसे संचार में कम्युनिकेटर जो होता है अपने विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति लिखित भाषा या शब्दों या वाक्यों के रूप में बोलकर करता है। यानी कि जो संप्रेषक होता है वो अपने विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति लिखित रूप में करता है, शब्दों के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से बोलकर करता है। इसे जो है हम शाब्दिक संचार कहते हैं। ऐसे आवाज को सुनकर, लिखित संदेश को पढ़कर संदेश प्राप्ति करता है, यानी प्रापक, रिसीवर उनका अर्थ समझता है और उसी के अनुरूप जो है फीडबैक देता है या पुनर्निवेशन करता है या रिस्पांस करता है। शाब्दिक संचार का उपयोग मनुष्यों द्वारा अधिक किया जाता है, जानते ही हैं, यहां तक कि पशुओं में भी किया जाता है। मनुष्यों के अलावा इनका उपयोग बनमानुष, बंदरों, पैरट, तोता में भी किया जाता है। अब पशुओं द्वारा उपयोग किए गए शाब्दिक संचार उतना विकसित नहीं होता है जितना मनुष्यों के हैं। अभी तक ज्ञात तथ्यों के आधार पर बनमानुष करीब 300 विभिन्न तरह की आवाजों का उपयोग संचार करने के लिए करते हैं। टॉरेंस महोदय ने 1986 में एक अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि बनमानुष को अमेरिकन चिन्ह की भाषा 200 शब्द जो होते हैं, 200 शब्दों को आसानी तरीके से सिखलाया जा सकता है। मनुष्यों के शाब्दिक संचार तथा पशुओं के शाब्दिक संचार में एक विशेष अंतर होता है, उस अंतर को समझ लें। मनुष्य विभिन्न शब्दों को मिलाकर अपने विचारों को लंबे लंबे वाक्यों के रूप में अभिव्यक्त कर सकता है, यानी लंबे लंबे वाक्य बना करके बोल सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, जबकि पशुओं में ऐसी क्षमता नहीं पाई जाती है। इसके अलावा मनुष्य नए नए शब्दों का निर्माण कर उसका उपयोग कर पाता है, लेकिन पशु में ऐसी क्षमता नहीं पाई जाती है। ये विशेष अंतर होता है। अब जो है रिटन कम्युनिकेशन की चर्चा हम करेंगे। जो हमने बताया था कि शाब्दिक संचार के 2 प्रकार हैं, वर्बल कम्युनिकेशन के 2 प्रकार, उसमें से पहला है रिटन कम्युनिकेशन अर्थात लिखित संचार। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लेखक अन्य लोगों के साथ लिखित रूप से संपर्क करता है ताकि लेखक उसके व्यवहार को प्रभावित कर सके। कैसे करता है जानिए। कार्यस्थल पर लिखित संचार के कई रूप होते हैं, जैसे पत्र भेजकर, मेमो भेजकर, परिपत्र भेजकर, नोटिस भेजकर, रिपोर्ट भेजकर या ईमेल भेजकर। ये जो होता है लिखित संचार होते हैं। अब दूसरी चर्चा हम करेंगे स्पोकन कम्युनिकेशन यानी मौखिक संचार। एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है इसको, जिसमें एक वक्ता एक या एक से अधिक श्रोताओं के साथ मौखिक रूप से बातचीत करता है। ध्यान रखें, एक जो सेंडर होता है वह जो है अन्य प्रकार जो रिसीवर हैं, जो श्रोता हैं, रिसीवर हैं, उनके साथ जो है मौखिक रूप से जो बातचीत करता है, क्यों उसे हम जो है स्पोकन कम्युनिकेशन कहा जाता है, कहते हैं, या मौखिक संचार कहते हैं, ताकि बात के व्यवहार को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया जा सके। इसलिए जो है मौखिक संचार किए जाते हैं, जैसे 1-to-1 मीटिंग, निष्पादन, समीक्षा। समझ सकते हैं आप कि स्पोकन कम्युनिकेशन क्या है। अब हम देखेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अर्थात अशाब्दिक संचार क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अशाब्दिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज ए कम्युनिकेशन डन विदाउट स्पीकिंग और राइटिंग। इट इन्वॉल्व्स वेरियस टाइप ऑफ बॉडी गेस्चर एंड पोस्चर। संचार में व्यक्ति केवल भाषा का ही प्रयोग नहीं करता बल्कि अशाब्दिक व्यवहारों का भी प्रयोग करता है। अब कैसे करता है उसके बारे में जाने आप। जैसे मुंह का आकर्षक का खेल आप देखे होंगे, द गेम ऑफ द डम चार्टेस, एक इसका विशेष उदाहरण है, आप देख लें, इस इंटरनेट पे उपलब्ध है, उसे आप जान सकते हैं कि जो है अशाब्दिक संचार क्या है। जैसे आवाज़ का उतार चढ़ाव, शारीरिक मुद्रा, आनंद अभिव्यक्ति, फेशियल एक्सप्रेशन की बात मैंने कहा, गेस्चर की बात कहा, पोस्चर की बात कहा, ये सब क्या है, इनका उपयोग जो है संचार में किया जाता है। कैसे? अशाब्दिक संचार। ऐसे संकेतों को अशाब्दिक संकेत कहा जाता है और जब संचार किए जाते हैं तो इसे अशाब्दिक संचार कहा जाता है। इट इन्वॉल्व्स वेरियस टाइप ऑफ बॉडी गेस्चर एंड पोस्चर। मैंने आपको बताया कि इसमें जो है विभिन्न प्रकार की शारीरिक मुद्राएं, भावभंगिमाएं सम्मिलित होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अशाब्दिक संचार से तात्पर्य ऐसे संचार होते हैं जिसमें व्यक्ति अशाब्दिक संकेतों का उपयोग करता है और अपने विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति करता है। इसी के माध्यम से अशाब्दिक संचार, नॉन वर्बल के माध्यम से
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से वो अपने विचारों एवं भावों के अभिव्यक्त करता है। अब हम जो है इसके एलिमेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, या कितने कौन कौन से प्रकार हैं। नॉन वर्बल में भी जो है कई प्रकार के हैं, जिसमें पहला है प्रोक्सेमिक्स, दूसरा है काइनेसिक्स, तीसरा है फेशियल एक्सप्रेशन, चौथा है टचिंग, पांचवा है पैरा लैंग्वेज और छठा है टाइम लैंग्वेज। इनको नोट कर लें और जानें कि कैसे इनमें जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। प्रोक्सेमिक्स के बारे में हम जानेंगे। अशाब्दिक संचार के इस तत्व में संप्रेषक अर्थात कम्युनिकेटर और प्रापक यानी रिसीवर सूचना प्राप्तकर्ता के बीच भौतिक दूरी फिजिकल डिस्टेंस से मिलने वाले संकेत का अध्ययन करते हैं। यानी उन दोनों के बीच जो है कितना डिस्टेंस है, यानी कि बीच जो है फिजिकल डिस्टेंस कितना, भौतिक दूरी कितनी है, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो है इन दोनों के बीच जो है किस प्रकार का संचार हो रहा है या किस प्रकार के संबंध है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न प्रकार के अध्ययन किए गए। उन्होंने इस अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि संप्रेषक तथा सूचना प्राप्तिकर्ता यानी कि जो सेंडर है और रिसीवर है, इनके बीच की दूरी यानी दोनों के बीच किए गए अंतःक्रियाओं से उत्पन्न मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड का पता चलता है। यानी जो उनके बीच की दूरी है उससे जब अंतःक्रिया उस समय करते हैं तो उससे पता चलता है कि उनकी एटीट्यूड क्या है। यदि इन दोनों के बीच की भौतिक दूरी कम होती है यानी कि जो फिजिकल डिस्टेंस है कम होता है तो सामान्यतः यह समझा जाता है कि उनके बीच जो है घनिष्ठ संबंध है, मधुर संबंध है तथा उनके एक दूसरे के प्रति जो है उनकी एटीट्यूड जो है पॉजिटिव है, अनुकूल है। बेकर महोदय ने 1973 में जो अपने एक अध्ययन किया, उन्होंने कहा कि संप्रेषक तथा सूचना प्राप्तिकर्ता यानी कि सेंडर और रिसीवर एक दूसरे से अपरिचित होते हैं तो उनके बीच अंतःक्रिया करते समय फिजिकल डिस्टेंस जो है अधिक होता है। जब ये लोग आपस में अंतःक्रिया करते हैं, जब अपरिचित होते हैं तो इनके बीच जो है फिजिकल डिस्टेंस अधिक होता है। दूसरा है काइनेसिक्स। अब उसकी काइनेसिक्स के बारे में जानिए कि ये क्या होता है। काइनेसिक्स से तात्पर्य संप्रेषक द्वारा दिखाए गए शारीरिक स्थिति, शारीरिक मुद्रा, पोस्चर, हाव भाव, गेस्चर तथा अन्य शारीरिक गतिविधियां बॉडली मूवमेंट से होता है। अब तो समझ में आ गया कि शारीरिक मुद्रा क्या, पोस्चर क्या होता है, हाव भाव क्या होता है। हाव भाव आप अपने दिखाते हैं, देखिए किस तरह से जो है शारीरिक मुद्रा बना करके बनाते हैं, किसी को अपने चेहरे को बना कर दिखाते हैं या भी बना करके जो विजय विक्ट्री दिखाते हैं। ये सारे जो है हाव भाव या चेहरे पे कभी गुस्सा दिखाते हैं, कभी प्रेम दिखाते हैं, ये सब इसी को जो है इसी के आधार पे जो है संप्रेषण होता है। इसे संयुक्त रूप से शारीरिक भाषा या बॉडी लैंग्वेज भी कहा जाता है। अक्सर देखा जाता है कि संप्रेषक कोई सूचना देते समय यानी सेंडर कोई सूचना देते समय विशेष भावभंगिमा बनाता है, विशेष तरह की शारीरिक मुद्रा यानी पोस्चर को बनाता है। अक्सर जो है देखते हैं जब व्यक्ति गुस्से में होता है या कोई जब चिंता की लकीरें जिसे कहते हैं मस्तिष्क पे जब कोई ऐसी सूचना होती है जिससे कि उसको दुख होने वाले हैं, चिंता होने वाली, तो ललाट पे जो है एक तरह की तीन चार लकीरें बन जाती हैं, उसको लगता है सिकुड़न हो जाती है, तो आप कहते हैं कि चिंता की लकीरें माथे पर दिखने लगी। ये सब क्या है, एक प्रकार की शारीरिक मुद्रा है, उसमें दिखता है, भावभंगिमाएँ दिखती हैं। भावभंगिमाएँ तो शारीरिक मुद्रा अपने आप में बहुत कुछ कह जाते हैं। प्रत्येक मुद्रा या भावभंगिमा के एक विशेष अर्थ होता है, यानी जितने पोस्चर हैं, गेस्चर हैं या बॉडी मूवमेंट हैं, सबके एक विशेष अर्थ होते हैं। जैसे व्यक्ति के चलने फिरने के ढंग से उस व्यक्ति के सेल्फ कॉन्फिडेंस का पता चलता है। अगर ठीक ठाक से चल रहा है बढ़िया से तो आप समझते हैं कि जो है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है। अब फेशियल एक्सप्रेशन, अशाब्दिक संचार में आनन अभिव्यक्ति एक महत्वपूर्ण तत्व है। आनन अभिव्यक्ति संबंध एफिलिएशन के स्तर तथा व्यवहारिक संबंधन में उदारता के स्तर का पता चलता है। जैसे नेत्र संपर्क तथा नेत्र गति, आई मूवमेंट द्वारा घनिष्ठता क्लोजनेस का पता चलता है। अब कैसे क्लोजनेस का पता चलता है इसके बारे में जानिए। नेत्र संपर्क से जो है क्लोजनेस का कैसे पता चलेगा। मनोवैज्ञानिकों विशेष जो है एक्सलाइन तथा विंटर ने अपने एक अध्ययन के आधार पर यह बतलाया कि यदि दो व्यक्ति एक दूसरे को पसंद करते हैं यानी लाइक करते हैं तो एक दूसरे के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड वो रखते हैं, तब इन दोनों के नेत्र संपर्क आई कांटेक्ट सीधा एवं प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है।
अगर एक दूसरे को पसंद करते, लाइक कर रहे हैं, या उनके दोनों के प्रति, दोनों में जो है अनुकूल मनोवृत्ति है यानी पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो उनके दोनों का संपर्क जो है, नेत्र संपर्क जो है, सीधा एवं प्रत्यक्ष होता है। परंतु यदि एक दूसरे से घृणा करते हैं, डिस्गस्टिंग की स्थिति आती है, तो उसमें जो है एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, बल्कि चेहरा देख करके जो है, जो ही एक दूसरे को देखेंगे त्यों चेहरा अपना घुमा लेंगे। एल्सवर्थ ने अपने एक अध्ययन में यह पाया कि कोई व्यक्ति जब भाव चढ़ाकर, भावों को चढ़ा करके, कहते हैं भाव चढ़ाना, एक उदाहरण आप जो है मुहावरे के रूप में प्रयोग करते हैं, भाव चढ़ाकर बातें करना, नाक सिकोड़ना। जब ऐसे बोलता है इसका मतलब है कि व्यक्ति जो है अप्रसन्नता एवं घृणा का भाव दिखला रहा है। इनको जो है आप जो है मुहावरों के रूप में भी प्रयोग करते हैं। देखिए, अब जो है हम टचिंग के बारे में जानेंगे, स्पर्श या दैहिक संपर्क, फिजिकल कांटेक्ट के बारे में। इससे जो है व्यक्ति के विचार एवं आगे की जाने वाली संभावित व्यवहार का पता चलता है। कैसे स्पर्श कर रहा है, इससे पता चलता है। स्पर्श या दैहिक संपर्क से संबंधित यानी फिजिकल कांटेक्ट से संबंधित कई कारक हैं जिन पर मनोवैज्ञानिकों का ध्यान गया है। कौन कौन से हैं? जैसे कौन व्यक्ति दोस्त, अपरिचित, अपने लिंग यानी अपने सेक्स के संबंधित व्यक्ति का, या विपरीत लिंग अपोजिट सेक्स का व्यक्ति स्पर्श कर रहा है, इससे पता चलता है। शारीरिक संपर्क की प्रकृति क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे कि जो है जो संपर्क हो रहा है वह किस प्रकार का संपर्क हो रहा है। अर्थात थोड़ी देर के लिए स्पर्श किया जा रहा है या लंबे समय के लिए किया जा रहा है, साधारण ढंग से किया जा रहा है या जोर के झटकेदार से किया जा रहा है, किस ढंग से किया जा रहा है, शरीर के किस हिस्से का स्पर्श किया जा रहा है इत्यादि। इन सब के आधार पे जो है दोनों भी व्यक्तियों के बीच जो है हम संबंध को जानते हैं। स्पर्श के इन सभी पहलुओं के कई तरह के व्यवहार के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है, जैसे स्नेह, सम्मान, लैंगिक अभिरुचि यानी सेक्सुअल इंटरेस्ट, डोमिनेंस यानी प्रभुत्व, आक्रामकता, एग्रेशन आदि का पता चलता है। ये टच के आधार पे जो है पता चलता है कि कहाँ पे लैंगिक अभिरुचि है, कहाँ पे स्नेह है, कहाँ पे सम्मान है, कहाँ प्रभुत्व है, कहाँ पे आक्रामकता है, इससे पता चल जाता है। स्मिथ और गियर तथा विल्सन इनके द्वारा एक अध्ययन किया गया, उससे स्पष्ट होता है कि जब स्पर्श या दैहिक संपर्क यानी फिजिकल कांटेक्ट को उचित समझा जाता है तो उससे स्पर्श किए गए व्यक्ति में पॉजिटिव रिएक्शन होता है। जब उचित समझा जाता है तब उन दोनों के बीच में जो है क्या होता है, पॉजिटिव रिएक्शन होता है। लेकिन जब स्पर्श या दैहिक संपर्क उचित नहीं समझा जाता है तो निगेटिव रिएक्शन होता है यानी नकारात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। चैपलिन तथा उनके सहयोगियों ने एक अध्ययन के द्वारा इसको स्पष्ट किया है कि जब कोई व्यक्ति थोड़ा समय देते हुए अच्छे ढंग से हाथ मिलाता है, अच्छे ढंग से, तो सामान्यता जो एक्सट्रोवर्ट समझा जाता है या खुले प्रकृति का व्यक्ति समझा जाता है तथा यह उत्तम यानी गुड फर्स्ट इंप्रेशन भी उत्पन्न करने में सक्षम होता है। अब जो पैरा लैंग्वेज की बात करेंगे, पैरा भाषा हमेशा पूछा जाता है पैरा लैंग्वेज किससे संबंधित है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से संबंधित है। हमेशा कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है पैरा लैंग्वेज किससे संबंधित है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। इसमें जो है कम्युनिकेटर द्वारा मुंह से निकाले गए आवाज़ की विशेषताओं, जैसे आवाज़ की तीव्रता, भारीपन, पिच आदि यानी स्वरमान क्या है। बहुत धीमे बोल रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, बहुत तेज चिल्ला रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ। प्रत्येक आवाज़ की जो है एक विशेषता होती है। इन विशेषताओं के आधार पर संप्रेषक की अभिप्रेरणा, मोटिवेशन तथा इमोशन का पता चलता है। यदि कोई व्यक्ति जोर जोर की आवाज़ में बोलता सुना जाता है तो स्पष्ट है कि व्यक्ति क्रोध की स्थिति में है और अपने नकारात्मक मनोभाव यानी निगेटिव फीलिंग की अभिव्यक्ति कर रहा है। उसी तरह से यदि संप्रेषक यानी कि जो सेंडर है वह मृदु आवाज़ में कहता है, कुछ बड़े प्रेम से कह रहा है, व्यक्ति शांत भाव से कह रहा है या उदार मन से कह रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वह जो है बहुत अच्छे भाव से, अच्छे प्रेम से बोल रहा है, यानी अपनी उदार मन से, प्रेम भाव से कुछ आप उससे कहने की कोशिश कर रहा है। अब हम लोग जो है टाइम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि समय भाषा का भी जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कैसा योगदान है उसे हम जानें। समय भाषा का महत्व विभिन्न लोगों के बीच भिन्न भिन्न होता है। किसी व्यक्ति के समय के लिए समय अधिक मूल्यवान होता है तो किसी व्यक्ति के लिए कम मूल्यवान होता है। जैसे पश्चिमी संस्कृतियों में समय की पाबंदी, पंक्चुअलिटी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। बहुत सारी ऐसी संस्कृति हैं उनमें पंक्चुअलिटी कम महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसे व्यावसायिक बैठक के दौरान देर से आना वहाँ अच्छा में माना जाता है। और इसके विपरीत अन्य कुछ संस्कृति हैं जो अदर कल्चर हैं, उनमें समय का उतना अधिक महत्व नहीं होता है, 2-4 10 मिनट 15 मिनट लेट भी कर जाते हैं।
किसी अधिकारी द्वारा अपने कर्मचारियों के साथ अधिक समय व्यतीत करना, ध्यान रखेंगे, किसी अधिकारी द्वारा अपने कर्मचारियों के साथ अधिक समय व्यतीत करना और उनके प्रदर्शन में सुझाव का हमेशा सुझाव देते रहना। यह अधिकारी के द्वारा कर्मचारी के कैरियर के विकास में रुचि और संलग्नता को दर्शाता है। ध्यान रखें, तभी अधिकारी जो है बार बार उसके साथ समय दे रहा है और उसके प्रदर्शन में सुधार के लिए सुझाव दे रहा है। अब जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ विभिन्न पहलू हैं, उनको जो हम लोगों ने अध्ययन किया है उसके आधार पर जो है कुछ महत्वपूर्ण संचार जो है अशाब्दिक संचार के, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कम्युनिकेटर के कुछ पहलुओं के बारे में महत्वपूर्ण सूचना मिलती है किससे? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। इन पहलुओं में कम्युनिकेटर की निकटता, क्लोजनेस, विश्वास, ट्रस्ट, शक्ति, पावर, आकर्षकता, अट्रैक्शन, पदवी, स्थिति आदि के प्रमुख हैं। जब शाब्दिक संचार में उन पहलुओं पर प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रकाश नहीं पड़ता है, तब मेहरबियन ने अपने अध्ययन में यह बताया कि अपने अध्ययन के आधार पर संचार के 3 पहलू अर्थात फेशियल, वाचिक, वोकल, शाब्दिक, वर्बल, इन पहलुओं का तुलनात्मक महत्व दिखाने के लिए उन्होंने एक फार्मूला तैयार किया। मेहरबियन महोदय ने एक फार्मूला तैयार किया। उस फार्मूले में उन्होंने दिखाया कि टोटल फीलिंग यानी 55% फेशियल होता है, 38% वोकल होता है और 7% जो है वर्बल होता है। यदि इस सूत्र को ध्यान से आप देखें तो कह सकते हैं कि अशाब्दिक संचार यानी अशाब्दिक जो तत्व हैं यानी नॉन वर्बल कंपोनेंट हैं, उसमें आनंद तथा आवाज़ यानी कि फेशियल और वोकल दोनों का संयुक्त योगदान 55% प्लस 38%, दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 93% है। केवल वर्बल कम्युनिकेशन यानी शाब्दिक संचार केवल 7% है, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है 93% है, यानी कि शाब्दिक संचार का महत्व अधिक है, जबकि शाब्दिक संचार का महत्व मात्र 7% है। इसका मतलब यह होगा कि शाब्दिक संचार का महत्व शाब्दिक संचार की तुलना में अधिक है। परंतु अन्य मनोवैज्ञानिकों ने मेहरबियन के इस सूत्र की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि शाब्दिक और अशाब्दिक संचार के दिखाए गए महत्व को प्रत्येक परिस्थिति में स्वीकार करना संभव नहीं है। धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग इस वीडियो को देखिए और आने वाले समय में जो है इसी से संबंधित, कम्युनिकेशन से संबंधित और सारे वीडियो तैयार हो रहे हैं, वो आप लोगों को मिलते रहेंगे। आप इसको देखते रहें।